हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है इश्क नहीं आशा भाग 3। विवियन वाड़ी को वापस सिंघानिया हवेली ले आया। इस बार वाड़ी खामोश थी, पर उसकी खामोशी में एक ठहराव था। उसने समझ लिया था कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। हवेली पहुंचते ही वीरांशु ने उसे रोकने की कोशिश की, पर विवियन ने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया। विवियन वाड़ी को उसके कमरे तक ले गया और उसे बेड पर बिठाया। उसने पानी का गिलास वाड़ी की ओर बढ़ाया। विवियन ने कहा, वाड़ी, जो आज हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। उन लोगों ने तुम्हें नहीं खोया, तुमने उस जहरीले रिश्ते को खोया है जो तुम्हें कभी समझ ही नहीं आया। वाड़ी ने विवियन की ओर देखा। तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो विवियन? मैं तुम्हारे भाई की गुनहगार हूँ। तुम्हारी नज़रों में तो मुझे नफरत का हकदार होना चाहिए था। विवियन फर्श पर उसके सामने घुटने के बल बैठ गया और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। विवियन ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कॉलेज के पहले दिन से लेकर आज इस टूटे हुए पल तक मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। भाई की नफरत ने तुम्हें जख्म दिए हैं। मैं उन जख्मों पर मरहम बनना चाहता हूँ। क्या तुम क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मैं तुम्हें वो इज्जत और वो वर्दी वापस दिलाऊंगा जिसे तुमने खो दिया है। वाड़ी सन्न रह गई। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि विवियन इस हालात में उसे प्रपोज करेगा। वो अपनी हैरानी भरी नज़रों से विवियन की तरफ ही देख रही थी। वो क्या करे, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वीरांशु दरवाजे के बाहर खड़ा यह सब सुन रहा था। प्यार शब्द सुनते ही उसके अंदर का जानवर जाग उठा। वह झटके से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वीरांशु ने दहाड़ते हुए कहा, बंद करो यह बकवास। विवियन, तुम जानते भी हो तुम किससे क्या कर रहे हो। यह लड़की यह सिर्फ मेरी है, मेरी मेरी अमानत है। विवियन खड़ा हो गया। उसकी आंखों में इस बार डर नहीं, चुनौती थी। अमानत? भाई, ये बात आप कैसे कह सकते हैं? फिर विवियन ने वाड़ी की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, आपने इसे सिर्फ दर्द दिया है। प्यार और अधिकार में फर्क होता है। वाड़ी को अब शांति और सम्मान चाहिए, जो सिर्फ मैं दे सकता हूँ। वीरांशु ने विवियन का कॉलर पकड़ लिया। सम्मान? मैं इस शहर को आग लगा दूंगा अगर किसी ने इसकी तरफ आँख उठाकर भी देखा, और इसके ऊपर किसी ने भी कीचड़ उछाल लेने की कोशिश भी की, पर यह तुम्हारी नहीं हो सकती। विवियन, वाड़ी सिर्फ मेरी है, ये बात याद रखना। वाड़ी, जो अब तक चुप थी, वो बीच में चिल्लाते हुए कही, बस करो। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे तुम दोनों भाई आपस में बांट रहे हो। और वीरांशु, तुमने मेरी रूह का कत्ल किया है। और विवियन, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, पर क्या मैं तुम्हें उस नज़र से देख पाऊंगी? मुझे नहीं पता। वाड़ी ने वीरांशु की आंखों में आंखें डालकर कहा, वीरांशु सिंघानिया, तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारी कैदी हूँ। ठीक है, मैं यहाँ रहूँगी, पर याद रखना, तुम मेरा जिस्म कैद कर सकते हो, मेरा दिल का नहीं। और विवियन, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आधी रात का समय, रात के सन्नाटे में जब विवियन सो गया था, वीरांशु शराब की बोतल हाथ में लिए वाड़ी के कमरे में पहुंचा। वह नशे में चूर था, पर उसके कदम स्थिर थे। उसने देखा, वाड़ी खिड़की के पास खड़ी थी, चांद को देख रही थी। उसने पीछे से जाकर वाड़ी के कंधों पर अपने मजबूत हाथ रखे। वाड़ी कांप उठी, पर वह हिली नहीं। वीरांशु ने उसे फुसफुसाते हुए कहा, विवियन तुम्हें वह सब दे सकता है जो एक अच्छा इंसान देता है, पर वह तुम्हें वो जुनून नहीं दे सकता जो मेरे अंदर है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, पर तुम्हारी नफरत में भी एक आग है जो मुझे जिंदा रखती है। उसने वाड़ी को अपनी ओर घुमाया और उसे दीवार से सटा दिया। तुम विवियन की कभी नहीं हो पाओगी वाड़ी, क्योंकि तुम्हारे जिस्म पर मेरे दिए हुए निशान आज भी गवाह है कि तुम पर पहला हक किसका है। वाड़ी ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेला और कहा, हक? तुमने तो वो हक कब का खो दिया है वीरांशु। जिस दिन विवियन ने मुझे सड़क पर बचाया, उस दिन तुमने मुझे हमेशा के लिए खो दिया। अब अगर मैं इस घर में हूँ तो सिर्फ विवेन की खातिर। वीरांशु के चेहरे पर
एक डरावनी मुस्कान आ गई और उसने वाड़ी के कान के पास जाकर धीरे से कहा, देखते हैं यह त्रिकोण प्रेम किसे जलाकर राख करता है। वीरांशु की डरावनी मुस्कान देखकर वाड़ी के अंदर का डर अब गुस्से में बदल चुका था। जब वीरांशु ने त्रिकोण वाली बात कही तो वाड़ी ने उसे अपनी पूरी ताकत से पीछे धकेला और उसकी आंखों में आंखें डालकर दहाड़ उठी। जिद, इसे प्यार नहीं वीरांशु सिंघानिया, इसे खिलौने जिद कहते हैं। प्यार में इंसान दूसरे की खुशी चाहता है और तुम्हारी इस तथाकथित मोहब्बत ने तो मुझे मौत से बेहतर मोड़ पर ला खड़ा किया है। तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारी अमानत हूँ। अमानत सहेजी जाती है, उसे कुचला नहीं जाता। वाड़ी एक कदम आगे बढ़ी और वह बिल्कुल वीरांशु के पीछे खड़ा था। तुमने मेरी वर्दी छीनी, मेरा परिवार छीना और मेरी रूह को जख्म दिए, पर याद रखना, जख्म जब भरते हैं ना तो निशान और भी पक्के हो जाते हैं। तो मुझे अपना कहते हो। जिस इंसान ने मेरे वजूद की धज्जियां उड़ा दी, उसके लिए मेरे दिल में नफरत भी अब खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ नफरत से भी बड़ी एक चीज बची है, घिन। मुझे तुमसे घिन आती है वीरांशु। वीरांशु ने शराब का एक कड़वा घूंट भरा और दीवार पर मुक्का मारते हुए बोला, घिन? इसी घिन वाली आग में मैं तुम्हें और खुद को दोनों को जला दूंगा। वाड़ी, विवियन मेरा भाई है, पर अगर वह हमारे बीच आया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि हमारे बीच का खून का रिश्ता क्या है। अगली सुबह हवेली की आलीशान दीवारों के भीतर आज की सुबह किसी उत्सव की नहीं बल्कि एक भीषण मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत थी। डाइनिंग हॉल की छत से लटका कीमती झूमर रोशनी तो दे रहा था, पर वह रोशनी ठंडी और बेजान लग रही थी। मेज पर रखी चांदी के बर्तनों की चमक आंखों को चुभ रही थी। सन्नाटा इतना गहरा और भारी था कि विवियन के हाथ में मौजूद छुरी और कांटे की हल्की सी आहट भी किसी बम धमाके की तरह गूंज रही थी। विवियन ने बहुत ही कोमलता से एक सैंडविच वाड़ी की प्लेट में रखा। वह बार बार किसी न किसी बहाने से वाड़ी की उंगलियों को छूने की कोशिश कर रहा था। उसके स्पर्श में एक सुरक्षा का भाव था, एक ऐसा आश्वासन कि अब दुनिया का कोई भी तूफान उसे छू नहीं पाएगा। विवियन ने मुस्कुराते हुए वाड़ी की आंखों में झांका। वाड़ी, मैंने तुम्हारे लिए शहर की सबसे बेहतरीन ऑयल पेंट्स, कैनवास और स्केच पेन्स मंगाए हैं। मैं चाहता हूँ तुम फिर से अपनी कला को बाहर निकालो। पुराने कार्बोहाइड्रेटों को भूलने का इससे बेहतर जरिया और कोई हो ही नहीं सकता। तुम्हारे रंगों में वह ताकत है जो इस हवेली के कालेपन को मिटा सकती है। वाड़ी धीरे से सर हिलाया, पर उसका ध्यान विवियन की बातों पर नहीं था। उसकी नज़रें ऊपर बालकनी की ओर उठी हुई थी। वहाँ धुएं का एक छल्ला तैर रहा था। वीरांशु हाथ में जलती हुई सिगरेट लिए किसी आदमखोर शिकारी की तरह नीचे का नज़ारा देख रहा था। उसकी आंखें पूरी रात जागने की वजह से सुर्ख लाल थी, जैसे उसमें खून उतर आया हो। उसके चेहरे की हड्डी तनी हुई थी और माथे पर उभरती नसें बता रही थी कि वह अपने अंदर की ज्वालामुखी को फटने से रोक रहा है। विवियन ने वाड़ी का ध्यान फिर से अपनी ओर खींचते हुए कहा, वाड़ी, मैंने एक और बात सोची है कि आज हम तुम्हारी सारी फाइल्स दोबारा देखेंगे। तुम्हें यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है। तुम्हारा सपना एक पुलिस ऑफिसर बनने का था ना। समाज की परवाह मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। खाकी वर्दी तुम्हारी पहचान है और मैं उसे वापस दिलाकर ही रहूँगा। वाड़ी ने एक फीकी अधूरी मुस्कान विवियन को दी। उसने महसूस किया कि वीरांशु सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ चुका है। उसके जूतों की आहट फर्श पर किसी खौफनाक ताल की तरह बज रही थी। वीरांशु अब डाइनिंग टेबल के पास खड़ा था। उसकी मौजूदगी ने वहाँ की ऑक्सीजन जैसे सोख ली थी। उसकी आंखों में जलन, नफरत और अधिकार का एक ऐसा मिश्रण था जो किसी को भी भस्म कर सकता था। वाड़ी ने जानबूझकर वीरांशु को चिढ़ाने के लिए विवियन का हाथ अपनी हथेलियों में लिया और उसे धीरे से दबाया। उसकी आवाज़ में एक कृत्रिम मिठास थी। शुक्रिया विवियन, इस घर में अगर तुम ना होते तो शायद मैं हार मान चुकी होती। तुम्हारी वजह से ही मुझे जीने की एक नई वजह मिली है। वीरांशु का
झगड़ा भीज गया और नफरत की आग में जल रहा था। विवियन जब जूस लाने के बहाने रसोई की ओर गया, विरांशु साय की तरह वाड़ी के पीछे पहुंचा। वह उसके इतना करीब आ चुका था कि उसकी गर्म और कड़वी सांसें वाड़ी के कान की लौ को छूने लगी। ये जो खेल तुम खेल रही हो, ये एक आग है वाड़ी। विरांशु की आवाज़ किसी फुफुसाहट से ज़्यादा एक डरावनी चेतावनी थी। विवियन एक बच्चा है, वह तुम्हारी आंखों के पीछे छिपी उस काली नफरत को नहीं देख पा रहा। वह समझ रहा है कि तुम उसे प्यार करती हो, पर मैं देख सकता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही हो मुझ तक पहुँचने के लिए, मुझे तड़पाने के लिए। क्या तुम सच में इतनी गिर सकती हो कि एक मासूम का सहारा लो? वाड़ी ने अपनी चाय का प्याला मेज पर रखा और एक झटके में खड़ी होकर विरांशु के चेहरे के ठीक सामने आई। उसकी आंखें में अब वह बेबस लड़की नहीं थी जिसे उसने किडनैप किया था, बल्कि एक ऐसी योद्धा थी जो मरने को तैयार थी। अगर विवियन मेरी ढाल है तो तुम उसकी तलवार हो, विरांशु। विरांशु, वाड़ी ने चुनौती देते हुए कहा, क्या तुम इस तलवार से अपने भाई का सीना चीर दोगे? देखो मुझे, विवियन, मुझे यह सुकून दे रहा है जो तुमने अपने दरंगेती से मुझसे छीना था। उसे सपनों की फिक्र है, जबकि तुम्हें सिर्फ अपने हवस और जिद की। अगर तुम्हें भी दोनों के साथ देखकर तकलीफ हो रही है तो अपनी आंखें बंद कर लो। अगले ही पल विरांशु ने झटके से वाड़ी की कलाई पकड़ ली। उसकी नज़र इतनी हिंसक थी कि वाड़ी की चूड़ियाँ उसकी नाजुक त्वचा से धंसने लगी, जिससे खून की एक महीन लकीर उभर आई। अपनी आंखें कभी बंद नहीं करता मैं। विरांशु की आंखों में पागलपन उतर आया। मैं तुम्हें देखूंगा, विवियन की बाहों में जाते हुए देखूंगा और हर पल मरूंगा, पर याद रखना, मैं तुम्हें कभी उसका होने नहीं दूंगा। तुम मेरी नफरत की जागीर हो और सिंघानिया अपनी जागीर किसी और के नाम नहीं करता, चाहे वह सगा भाई ही क्यों ना हो। धड़क। पास की कुर्सी को इतनी जोर से खींचा कि पत्थर के फर्श उसकी गूंज किसी धमाके की तरह देर तक हॉल में तैरती रही। वह विवियन की कुर्सी के सामने बैठ गया। विवियन जूस लेकर वापस आया तो माहौल की तरफ भाग गया, पर इससे पहले कि वह कुछ बोलता, विरांशु ने अपनी भारी और ठंडी आवाज़ में सीधा हमला किया। वर्दी उसे मिलती है विवियन, जिसका चरित्र साफ हो। विरांशु ने मेज पर रखा चाकू उठाकर उसे घुमाते हुए कहा, और रही बात सम्मान की, तो जिस दिन यह इस हवेली की चार दीवारी के बाहर कदम रखेगी, लोग जो गंदे सवाल पूछेंगे उनका जवाब क्या तुम्हारे पास है? लोग पूछेंगे कि मल्होत्रा की बेटी 4 रातों तक सागर की कैद में क्या कर रही थी। विवियन की मुट्ठियाँ भीज गई। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेबसों के साथ नाचने लगी। आप अपनी हदें पार कर रहे हैं। वाड़ी मेरी होने वाली पत्नी है, उसका चरित्र मेरे लिए पाक है। विरांशु ने एक क्रूर और शैतानी मुस्कान बिखेरी। उसकी नज़रें वाड़ी के चेहरे पर ऐसे घूम रही थी जैसे वह उसे निर्वस्त्र कर रहा हो। हदें तो यह पार कर चुकी है विवियन। पूछो इससे उस रात यह कहाँ थी। पूछो इससे कि इसके शरीर पर, इसके गले पर, इसके कंधों पर जो नीले निशान हैं वो कौन सी लड़ाई के हैं। क्या यह बताएगी कि जब मैं इसके करीब था तब इसने मुझे रोका था, या इसे भी उस नफरत का सजा ले रही थी। वाड़ी का चेहरा कागज की तरह सफ़ेद पड़ गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे याद आ गया कि उस काली रात विरांशु ने किस तरह उसके हाथ बांधकर उसे बेबस करके उस पर अपना क्रूर अधिकार जताया था। वह अपमान, वह दर्द उसकी रगों में फिर दौड़ने लगा। विवियन की नज़रें अनायास ही वाड़ी के कांपते हाथों और उसकी झुकी हुई गर्दन पर पड़ी। उसने देखा कि वाड़ी के गले के पास एक छोटा सा निशान अब भी मौजूद है, जो मेकअप से ठीक से छुपा नहीं था। विवियन का दिल बैठ गया। उसका वह छोटा सा शक अब एक खौफनाक यकीन में बदलने लगा था। उसे समझ आ गया कि विरांशु ने सिर्फ वाड़ी का अपहरण नहीं किया था, बल्कि उसके साथ कुछ ऐसा किया था जो किसी भी इंसान की रूह को छल्ली कर दे। डाइनिंग हॉल में छाया हुआ सन्नाटा अब जानलेवा हो गया था। विरांशु मुस्कान
और गहरी हो गई, क्योंकि उसने विवियन की आंखों में वह टूटता हुआ भरोसा देख लिया था। विवियन ने कांपती आवाज में कहा, भाई, क्या आपने वाकई? वीरांशु ने चाकू को मेज पर गाड़ दिया और उठ खड़ा हुआ। सच्चाई अक्सर कड़वी होती है छोटे, इसे यूपीएससी की नहीं बल्कि अपने गुनाहों के प्रायश्चित की जरूरत है। वीरांशु वहां से अपने ट्रेडमार्क चाल में बाहर निकल गया, पीछे छोड़ गया एक बिखरता हुआ विवियन और अपनी ही रूह के मलबे पर खड़ी वाड़ी। हवेली की दीवारों ने आज एक और दरार देखी थी, ईंटों में नहीं बल्कि उन दो भाइयों के रिश्तों में जिन्हें कभी खून की सच्चाई जोड़ी थी। वीरांशु ने जाने के बाद डाइनिंग हॉल में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिससे वाड़ी को लगा कि उसकी सांसें ही अटक जाएगी। विवियन अपनी जगह पर पत्थर बने खड़ा था, उसकी नजरें अभी भी मेज पर पड़ी उस चाकू पर टिकी थी जिसे वीरांशु ने छोड़ दिया था। उसकी आंखों में वह मासूमियत अब धुंधली पड़ रही थी, जिसकी जगह एक गहरे अंधेरे शक ने ले ली थी। हवेली के उस विशाल डाइनिंग हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी किसी हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। विपिन, जो हमेशा ऊर्जा और मुस्कान से भरा रहता था, आज एक भूत की तरह खड़ा था। उसने बहुत धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और वाड़ी की ओर देखा। उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो कल तक वाड़ी को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह महसूस कराती थी। उसकी आवाज़ में एक ऐसा खुदरापन था जैसे कोई पुराना जख्म फिर से छिल गया हो और उसमें से दर्द दिस रहा हो। वाड़ी, भाई, जो कह रहे हैं क्या वो सच है? विवियन के शब्द ठहरे हुए थे, पर उनमें एक ऐसा तूफान छिपा था जो किसी भी पल सब कुछ तहस नहस कर सकता था। वाड़ी का गला सूख चुका था, शब्दों ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया था। पर क्या कहती वह? सच जो उसके शरीर पर नीले निशान के रूप में किसी खौफनाक दास्तान की तरह दर्ज था, या वह झूठ जो विवियन के मासूम दिल को टूटने से बचा सकता था? वाड़ी ने धीरे से अपनी पलकें झुका ली। उसकी यही खामोशी विवियन के लिए हजारों जहरीले तीरों के समान थी जो उसके कलेजे के पार हो रहे थे। जवाब दो वाड़ी, खामोश मत रहो। विवियन अचानक दहाड़ा, उसके सब्र का बात तिनके की तरह बह गया। वह झपटकर डाइनिंग टेबल के करीब आया और वाड़ी के कंधों को अपनी बेतहाशा झकझोर दिया कि उसकी चूड़ियाँ खनक कर रह गई। क्या उसने तुम्हें छुआ? क्या उस रात जब मैं घर पर नहीं था तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था? बोलो वाड़ी, क्या वीरांशु भाई ने सच कहा? वाड़ी की आंखों में एक गर्म आंसू छलककर विवियन के हाथ पर गिरा। वह आग की बूंद जैसा था। उसने रुते गले से कहा, विवियन, तुम्हारी नज़रों में अब मेरे लिए हमदर्दी खत्म हो गई ना? तुम्हारा भाई यही चाहता था। वह चाहता था कि तुम मुझसे नफरत करो ताकि वह अपनी उस बीमार जीत का जश्न मना सके। वह तुम्हारी पाक मोहब्बत को अपनी गंदी नफरत से कुचलना चाहता था। विवियन ने झटके से अपने हाथ पीछे खींच लिए, जैसे उसने किसी दहकते अंगार को छू लिया हो। उसके चेहरे पर नफरत नहीं बल्कि एक असीम पीड़ा थी, एक ऐसा बोझ कि उसने अब वह सब खो दिया है जिसकी उसे पूजा थी। जीत उसकी नहीं हुई थी वाड़ी, हार मेरी हुई है। विवियन बुदबुदाया, उसकी आवाज़ जैसे किसी गहराई खाई से आ रही थी। मैंने तुम्हें एक पवित्र मूर्त माना था, एक ऐसी देवी जिसे छूने के पहले खुद को 100 बार साफ करता था, पर मेरे भाई ने उसने तुम्हें भी अपनी हवस की जागीर बना दिया। और मैं कहा था, मैं अपनी ही रूह की हिफाजत नहीं कर सका। विवियन अचानक पागलों की तरह हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जिसमें पागलपन और हताशा का मिश्रण था। उसने मेज पर रखे कांच का जग और बर्तनों को एक ही झटके में फर्श पर पटक दिया। झनकार पूरे कमरे में कांच के टुकड़ों की बारिश हो गई। कैसी वर्दी, कैसी यूपीएससी! विवियन फिर से चिल्लाया, उसका गला फटने को लगा था। वाड़ी, तुम उस महकमे में जाना चाहती हो जहाँ लोग तुम्हारी काबिलियत देखने से पहले तुम्हारे चरित्र का पोस्टमार्टम करेंगे, जहाँ हर फाइल के पीछे लोग तुम्हारी रूह का नहीं बल्कि तुम्हारे उस कल का हिसाब मांगेंगे जो तूने वीरांशु के साथ गुजारा है। क्या तुम सह पाओगी?
वो गंदी नजरें क्या मैं सह पाऊंगा? वाड़ी का शरीर कांपने लगा। वीरांशु के हर शब्द ने उसके आत्मसम्मान के परखच्चे उड़ा दिए थे। वह फूट फूट कर रोते हुए वहीं ठंडे फर्श पर रह गई। उसकी सिसकियों में एक ऐसी बेबसी थी जिसे सुनकर शायद पत्थर भी पिघल जाए। वाड़ी की यह हालत देखकर विवियन का गुस्सा अचानक पसीज गया। नफरत और प्यार की इस जंग में प्यार ने आखिरी कोशिश की। वह खुद को संभालते हुए घुटने के बल बैठा और कांपते हाथों से वाड़ी को अपनी बाहों में भर लिया। चुप हो जा वाड़ी। विवियन की आवाज़ अब बेहद धीमी और टूट गई थी। माना कि भाई ने गुनाह किया है, वो तो शैतान है, पर तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? तुम मुझे एक बार कह सकती थी। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मेरा प्यार इतना कमज़ोर है कि किसी दाग से डर जाएगा? या फिर क्या तुम्हें डर था कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाऊंगा? उसने अपनी उंगलियों से वाड़ी का चेहरा ऊपर उठाया और उसकी लाल सूजी हुई आंखों में झांकते हुए कहा, वाड़ी, मैंने तुम्हारे दिल और तुम्हारी रूह से प्यार किया था, तुम्हारे जिस्म से नहीं। मेरे लिए तुम आज भी वही वाड़ी हो जो मेरे सपनों में आती थी। लेकिन आज तुम्हारी इस खामोशी ने, तुम्हारे इस अविश्वास ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद मैं तुम्हारे भरोसे के काबिल नहीं था। शायद मैं इतना छोटा रह गया कि तुम अपना दर्द मुझसे बांट न सकी। विवियन के शब्द पत्थर की तरह भारी थे। उसने एक लंबी सांस ली और खड़े होते हुए कहा, अगर तुम रिश्ते में भरोसा ही नहीं करती वाड़ी, तो इस रिश्ते का कोई आधार नहीं बचा। तुमने वीरांशु के सच को छिपाकर हमारे बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे अब मैं कभी पार नहीं कर पाऊंगा। शायद मेरा यहाँ से चले जाना ही हम दोनों के हक में बेहतर होगा। इतना कहकर विवियन उठा और बिना पीछे मुड़े हॉल के बारी दरवाजों को पार कर बाहर निकल गया। बड़ी वहीं फर्श पर घुटने के बल बैठी रह गई। उसे महसूस हुआ कि वीरांशु ने उसे उस रात शारीरिक रूप से तो तोड़ा ही था, पर आज विवियन के जाने के साथ उसने वाड़ी को मानसिक रूप से भी अपंग बना दिया था। ऊपर बालकनी के अंधेरे कोने में खड़ा वीरांशु यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर वह क्रूर मुस्कान जो अक्सर दूसरों को बर्बाद कर देखकर आती थी, अब गायब थी। उसकी सांसें तेज थी। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से पत्थर की दीवार पर मारी कि उसकी पोरों से गर्म खून रिसने लगा। उसे सुकून मिलना चाहिए था। उसने वही तो किया जो उसने तय किया था, विवियन और वाड़ी को अलग करना। पर उसके सीने में एक अजीब सी जलन हो रही थी, जैसे किसी ने गर्म तेल डाल दिया हो। उसने नीचे झांका। विवियन अपनी कार स्टार्ट करके तेज रफ्तार में हवेली के फाटकों को चीरते हुए बाहर निकल गया था। वीरांशु धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा और ठीक उसी जगह खड़ा हुआ जहाँ वाड़ी बिखरी पड़ी थी, एक टूटे हुए खिलौने की तरह। उठो, वीरांशु ने अपनी भारी और अधिकारपूर्ण आवाज़ में कहा। वाड़ी ने धीरे से अपनी गर्दन उठाई। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था जिसे वीरांशु खिलता था। अब वहाँ एक ऐसी नफरत थी जो शमशान की राख की तरह ठंडी और खौफनाक थी। खुश होना वीरांशु, देख लो सब कुछ राख हो गया। तुमने अपने सगे भाई की खुशियाँ भी दांव पर लगा दी, सिर्फ अपनी अना के लिए। उसे भी मुझसे छीन लिया। वीरांशु उसके करीब झुका। उसने चाहा कि वाड़ी के चेहरे पर बिखरी हुई उसकी जुल्फों को संवारते, उसके आंसू पोंछते, पर जैसे ही उसका हाथ बढ़ा, वाड़ी ने उसे पूरी ताकत से झटक दिया। मुझसे दूर रहो सागा, वाड़ी चीखी। उसका स्वर गूंज उठा। तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारी नफरत की जागीर हूँ, तो फिर अब यह हमदर्दी का नाटक क्यों? देखो, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। मेरा प्यार चला गया, मेरा मान चला गया। जाओ, अपनी इस जीत का जश्न मनाओ, शराब पियो, शोर मचाओ। वीरांशु की आंखों में एक पल के लिए नमी तैर गई, एक ऐसी मानवीय भावना जो उसने वर्षों पहले दफन कर दी थी। पर उसने तुरंत उसे अपनी आंखों के क्रूर पर्दे के पीछे छुपा लिया। मैंने उसे सच बताया है वाड़ी, और सच कड़वा होता है। विवियन जैसा लड़का तुम्हारे इस अतीत के
बोझ को ताउम्र ढो नहीं पाता। वह आज नहीं तो कल टूटता ही। वह कमज़ोर है, उसे सिर्फ सुंदर चीज़ें पसंद है। पर मैं शैतान हूँ वाड़ी। मुझे अंधेरे से प्यार है। मैं तुम्हारे हर दाग को चूम सकता हूँ, क्योंकि वो दाग मैंने ही तो दिए हैं। तुम मेरी हो, चाहे नफरत में हो या जिल्लत में, पर हो तुम मेरी ही। वाणी ने उसे धिक्कारते हुए क्रीड़ा से कहा, तुम इंसान नहीं वीरांशु, तुम एक संक्रामक बीमारी हो, और याद रखना हर बीमारी का इलाज होता है। तुमने आज जिस वाड़ी को मारा है, उसकी राख से अब वो वाड़ी पैदा होगी जो तुम्हें खत्म कर देगी। मैं इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकूंगी। वीरांशु ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, इंतजार रहेगा उस दिन का वाड़ी। तब तक इस घर की दीवारों को अपना दुश्मन समझो या दोस्त, रहना तुम्हें यही है मेरे पास। वह मुड़ा और भारी कदमों से अपने कमरे की ओर चला गया, पर उसके हाथों से टपकता खून फर्श पर विवियन के जाने के निशानों के साथ मिल गया था। वाड़ी वहीं बैठी रही। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, प्रतिशोध। हवेली के बाहर का नज़ारा किसी युद्ध क्षेत्र जैसा था। पुलिस की गाड़ियों का लाल और नीली बत्तियां काली रातों की दीवारों पर खौफनाक तरीके से नाच रही थी। सायरन की आवाज़ ने सिंघानिया हवेली के उस सन्नाटे को चीर दिया था जो सालों से अनगिनत राज दफन किए बैठा था। विवियन ने खुद जाके पुलिस को बुलाया था, अपने भाई के खिलाफ नहीं, बल्कि एक अपराधी के खिलाफ जो उसकी वाड़ू की रूह का कत्ल किया था। वो कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकता था, चाहे विराजू उसी का भाई ही क्यों ना हो। दोषी की हमेशा सजा मिलनी ही चाहिए। हवेली के भीतर का मंजर किसी शमशान जैसा शांत और भारी था। विवियन पत्थर की मूर्त बना खड़ा था। उसकी वर्दी की धमक आज उसके भाई की काली विरासत पर भारी पड़ रही थी। विरांशु, जिसने कभी भगवान के आगे भी अपना सर नहीं झुकाया था, आज सब बॉडीगार्ड, नौकरों और पुलिस वालों के सामने बीच हॉल में घुटने के बल बैठ गया। उसका वह अहंकार जो पहाड़ों जैसा ऊंचा था, आज ढह चुका था। उसने कांपते हाथों से फर्श पर बैठी वाड़ी के पैरों की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे वह उसे पवित्र मिट्टी को छूकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हो। वीरांशु अपने रोती हुई थरथराती आवाज में कहा, वाड़ी, मुझे पता है कि माफी शब्द तुम्हारे घाव के सामने बहुत छोटा है। मैंने जो आग तुम्हारे आंचल में डाली, उसमें आज मैं खुद चल रहा हूँ। भगवान भी शायद मुझे अपनी पनाह में न ले, पर बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखो वाड़ी। मुझे गाली दो, मुझे श्राप दो, मेरा गला घोट दो, पर एक जानलेवा खामोशी मत रखो। तुम्हारी यह चुप्पी मुझे सजाए मौत से भी ज्यादा डरा रही है। वाड़ी वहीं खड़ी रही, मानो उसका शरीर वहाँ हो पर रूह कहीं और। उसकी नज़रें सामने की दीवार पर टिकी थी, शून्य में कुछ तलाशती हुई। उसने एक बार भी नीचे झुककर उस इंसान को नहीं देखा जो कल तक उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ था। उसके लिए वीरांशु सिंघानिया अब मर चुका था। पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर आगे बढ़े और वीरांशु के उन हाथों में लोहे की ठंडी हथकड़ियां पहना दी जिन्होंने कभी दूसरों की दी तकदीरें मरोड़ी थी। वीरांशु ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन जैसे ही सिपाही ने उसे खींच कर ले जाने लगे, वह अचानक रुका और गर्दन घुमाकर विवियन की ओर देखा। वीरांशु ने एक दर्दनाक मुस्कान के साथ कहा, विभू, मेरे भाई, तूने अपने फर्ज के लिए पुलिस बुलाई, अपने भाई को सलाखों के पीछे भेजा। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, तू जीत गया। पर याद रखना विवियन, चाहे 7 जन्म ही ना बीत जाए, चाहे यह दुनिया भी खत्म हो जाए, वाड़ी की तकदीरें के हर पन्ने पर मेरा ही स्याह नाम लिखा होगा। उसकी रूह के किसी कोने पर मेरा निशान हमेशा रहेगा। वह मेरी है और हमेशा ही मेरी रहेगी। विवियन ने ठंडे लहजे में उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गलतफहमी में आप जी रहे हैं भाई। रूहों पर कब्जा शैतानों का नहीं होता, और भाई आपका तो कभी भी नहीं। आप एक मुजरिम हैं और आपको आज एक मुजरिम की तरह ही सज़ा मिलती है। और याद रखना, वाड़ी कोई जागीर नहीं, मेरी ज़िंदगी है, और अपनी ज़िंदगी को कैसे हिफाजत किया जाता है वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वाड़ी ने तब जाके अपना कदम बढ़ाए। वह वीरांशु के बिल्कुल करीब गई। उसकी आंखों में अब नफरत भी नहीं थी,
सिर्फ एक गहरा खालीपन था। उसने झुककर वीरांशु के कान में बेहद धीमी मगर बर्फीली आवाज में कहा, मैंने कहा था ना वीरांशु, तुम मेरे जिस्म को जख्म दे सकते हो, उसे कैद कर सकते हो, पर मेरी रूह को नहीं। आज मेरी रूह आज़ाद हो गई और तुम ताउम्र उन सलाखों के पीछे अपनी उस सड़ी हुई जिद और तन्हाई के साथ सड़ोगे। तुम्हारी हार यही है कि आज मेरे पास तुम्हारे लिए नफरत भी बाकी नहीं बची। जब पुलिस उसे वैन की तरफ ले जा रही थी, वीरांशु ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में अब पछतावा नहीं बल्कि एक और गहरी काली साजिश की चमक थी। महीने तक यह कानूनी लड़ाई चली। शहर के हर अखबार की सुर्खी सिंघानिया केस था। विवियन ने वकील की काली वर्दी पहनकर वाड़ी के हक की लड़ाई लड़ी। उसने अदालत में वह हर सबूत, वह हर घाव और वह हर गवाही पेश की जो वीरांशु के सबूत में आखिरी कील साबित हुई। अदालत की हर सुनवाई में वाड़ी वहाँ मौजूद रहती। जब वह गवाह की कुर्सी पर बैठती तो वकील की तीखी सवालों का जवाब एक रोबोट की तरह देती। उसकी आवाज़ में न कोई कंपन था न कोई आंसू। वीरांशु कटघरे में खड़ा होकर पूरे समय बस टकटकी लगाए वाड़ी को देखता रहा, जैसे वह उस चेहरे को अपनी यादों की काल कोठरी में कैद कर लेना चाहता हो। आखिरकार जज ने अपना फैसला सुनाया। जज ने कहा, तमाम चश्मदीद गवाहों, फोरेंसिक सबूतों और बयानों के आधार पर यह अदालत वीरांशु सिंघानिया को अपहरण, जबरन बंधक बनाने और गंभीर शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न का दोषी करार देती है। मुजरिम के कृत्य की क्रूरता को देखते हुए अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। अदालत में शोर मच गया। विवियन की आंखों में सुकून के आंसू थे। सिपाही वीरांशु को ले जाने लगे तो वह एक पल के लिए वाड़ी के पास रुका। उसकी आंखों में आज पानी था और एक आखिरी उम्मीद थी कि शायद अब वाड़ी कुछ कहेगी, चाहे वह उसे धिक्कारे, चाहे उसे हैवान कहे, बस कुछ बोले। पर वाड़ी ने अपनी स्थिर आंखें उसकी आंखों से मिलाई। एक लंबा खौफनाक सन्नाटा दोनों के बीच खिंच गया और फिर बिना एक भी शब्द बोले वाड़ी मुड़ी और अदालत के भारी दरवाजों की बाहर धूप की ओर निकल गई। उस पल वीरांशु को एहसास हुआ कि असली सजा पत्थर की दीवारें नहीं थी। असली सजा तो वाड़ी का वह मौन था जिसने उसे हमेशा के लिए मिटा दिया था। वह अब वीरांशु के लिए कभी नहीं बोलेगी। वह अब उसके लिए कभी अस्तित्व में नहीं रहेगी। वीरांशु की चीख उसके हलक में ही दब गई जब पुलिस ने उसे अंधेरे गलियारे की ओर धकेल दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी